और जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब यहां से कंटिन्यू क्लास होगा। वैसे थोड़ी बहुत दिक्कत अभी भी हेल्थ में है, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि कंटिन्यू क्लास हो। और जो जून का हमारे करंट अफेयर का क्लास सेकंड बाकी है वो हम जल्द ही कवर कराएंगे। जो जून का करंट अफेयर वाला जो सेकंड पार्ट है वो आपको हो सकता है कल या परसों ही हम कवर करवा दें, तो उससे घबराएगा नहीं। करंट अफेयर की जो क्लास है वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन अपनी एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो चलता ही रहेगा। जनरली सैटरडे के दिन हम जो भी नया क्लास लेना होगा वो लेंगे, लेकिन जो हमारा नॉर्मल पैटर्न का क्लास चल रहा है वो चलेगा ही। जैसे अभी हम क्लास 10 की एनसीईआरटी पर बात करेंगे और शाम को 8 से 9 में हमने इकोसिस्टम पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, हम इकोसिस्टम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लासेस होगी उसका जो मेन मकसद होगा वो पूरी तरह से अनअकैडमी पर जैसे कि हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसे कंटिन्यू कराएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू चलेंगे। अक्षय का जो सवाल है कि 6, 7, 8, 9 के एनसीईआरटी क्लास स्टार्ट करा दी क्या? 6, 7, 8, 9 की क्लासेस अक्षय कंप्लीट हो चुकी है। हम 10 क्लास की क्लास को अब कवर करने जा रहे हैं और 10th क्लास की जो क्लास है वो बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी, वो बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी। आइए हम शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। हम शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। तबीयत तो अभी भी वैसे ठीक नहीं है बलजीत, लेकिन क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था क्लासेस नहीं हो रही थी, तो जल्द ही क्लासेस जो इकोनॉमिक्स की हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो मिलेगी वो 8 तारीख से अनअकैडमी प्लस पर मिलेगी। 8 तारीख से अनअकैडमी प्लस पर हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे। 2 मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि ये जो स्क्रीन है थोड़ी सी स्क्रीन हमें ठीक नहीं लग रही है, तो 2 मिनट में हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। आप बने रहिएगा बस। रिफ्रेश कर लीजिएगा, अब आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, बस एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा सभी लोग। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। और आइए शुरुआत कर रहे हैं अब हम क्लासेस की। अब आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, सारा कंप्लीट पेज आ रहा है, वो जरूर देखिएगा। और आवाज भी ठीक आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। अंकित 160,000 सब्सक्राइबर हो चुके, 1,60,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और घबराए नहीं, बहुत जल्द ही ज्योग्राफी भी और बाकी हमने जो कहा था वो भी कवर करवाएंगे, पर उससे घबराएगा नहीं। इकोनॉमिक्स भी कवर होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप रुकिए। सबसे पहले तो जो हमारा फोकस है कि एनसीईआरटी की क्लासेस को हमें कवर करना है, पहले हम फोकस जरा कुछ बातों पर कर लें, क्योंकि यहां से अब मुझे लगता है कि हम स्पेशली पीटी पर फोकस्ड हो जाए। और स्पेशल पीटी के लिए मैं एक सीरीज भी लेकर आऊंगा, टॉप 10 ये सीरीज जो होगी पीटी के लिए, तो हम बहुत जल्द इसे भी लाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो 4 से 5 है वो एनसीईआरटी के साथ साथ सैटरडे के दिन, एनसीईआरटी के साथ साथ सैटरडे के दिन हम मैपिंग कवर कराएंगे। और 8 से 9 में हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो चलेगा ही, इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो चलेगा ही, साथ ही साथ करंट अफेयर जुलाई और जून का जो भी बाकी है उसे भी कवर करा देंगे। जून और जुलाई का जो भी चलने वाला है उसे भी कवर करा देंगे। और बीच बीच में वो फिर कोई मोटिवेशनल क्लास हो या फिर कोई सब्जेक्ट अगर लगे हमें, तो हम बीच बीच में कुछ क्लासेस उस सब्जेक्ट की भी लेकर आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। इस समय लगभग 80 से ज्यादा एजुकेटर अनअकैडमी प्लस पर जुड़ चुके हैं। और आप लोगों ने अगर अभी भी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल होता है, ये सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल होता है MK लाइव रिफर कोड के बाद 36,000 रुपीज में। और इस सब्सक्रिप्शन में अभी आपको हमारा जो सीसेट चल रहा है वो तो कंप्लीट मिल ही जाएगा। 8 दिसंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आपको इसी में मिल जाएगी। हमारी सारी रिकॉर्डेड जीएस की क्लासेस भी मिलेगी।
तो इस सब्सक्रिप्शन को जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपका सब्सक्रिप्शन 1 ईयर तक तो चलेगा, लेकिन पीटी और मेंस में आपको ये सब्सक्रिप्शन लगभग 2 से 3 बार रिवीजन का मौका दे देगा। ऑप्शनल पेपर भी आप इसी में कवर कर सकेंगे। और अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो जो 12वीं के बाद की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरा सेशन है कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन को जरूर प्रेफर करें, क्योंकि न केवल ये फाउंडेशन आपका मजबूत कराएगा, बल्कि 2 साल तक आपको 80 से ज्यादा एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलेगी। ऑप्शनल पेपर के लिए आपके पास खुला विकल्प रहेगा। मीडियम हिंदी और अंग्रेजी दोनों अवेलेबल हैं, इसलिए आपके पास मीडियम को सिलेक्शन के लिए भी पूरा चॉइस रहेगा कि आप मीडियम कौन सा चुनना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। याद करिए, मैंने आपको कृषि कंप्लीट करवाया था और मैंने कृषि के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चाएं की थी। हमने देखा था कि भारत में कितने प्रकार की फसलें हैं, साथ ही साथ हमने चर्चा ये भी की थी कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं, फिर कृषि की कौन सी समस्याएं हैं, कृषि को समस्याओं से कैसे उबारा जा सकता है, सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई थी। लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आइए पहले क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिससे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? याद करिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रोपण फसल होती है उसकी सबसे ज्यादा विशेषता होती है कि बहुत बड़े भूभाग में केवल एक ही प्रकार की फसल का मिलना, और इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आएगा रोपण कृषि में एक लंबे चौड़े क्षेत्र में इस प्रकार की फसल बोई जाती है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चावल, मोटा अनाज, कपास हमने देखा था कि खरीफ में बोई जाती है, जबकि चने को हमने रबी की फसल का नाम दिया था। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? जो दलहन होती है, जो दालें होती हैं, उन दालों में एक तरीके से फलियां लगती, इसलिए इनको फलीदार फसल कहते हैं। तो दालों को हम फलीदार फसल कहते हैं। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो न्यूनतम सहायता मूल्य, यह हमने चर्चाएं की थी। एक पेय फसल का नाम बताइए, चाय का बता दीजिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां बता दीजिए। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, ढलान वाली भूमि होनी चाहिए ताकि पानी गिरने के बावजूद वो आसानी से निकल से आ सके। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। चावल, गेहूं, इनमें से किसी का भी वर्णन कर सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रम की सूची बनाइए। तो सरकार ने चकबंदी शुरू कर दी है, टुकड़ों को नहीं टुकड़ों में बदलना है। हदबंदी पर कार्यक्रम शुरू किया गया था। संस्थागत कार्यक्रमों में हमने देखा था कि सहकारी कृषि पर भी सरकार का कदम था। साथ ही साथ किसान ऋण योजना से लेकर कई प्रकार के ऋण में संस्थागत सुधार किए गए थे। दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? ये बढ़िया सवाल है, आप इसे खुद लिखने की कोशिश करिएगा। जहां कृषि वाला क्षेत्र कम हो रहा है, वही हमारी भोजन की आदतें बदल रही है, वही हमारे संसाधनों की मांग बढ़ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में आने वाले समय पर एक मानव के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, एक बढ़िया सवाल यहां पर बन सकता है। और इसकी आंसर राइटिंग की शुरुआत करिए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। अब आपको यहां पर उपाय सुझाते आने चाहिए और सीधा आंसर पर फोकस करा करिए। जो लोग आंसर राइटिंग को छोटा करना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आप कहीं पर भी आंसर राइटिंग करें तो जो पूछा है सीधा उस पर आ जाओ कि सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। वैश्वीकरण के बाद भारत आज भी कच्चे माल का केवल एक निर्यातक बन चुका है और बने बनाए माल का आयातक, और इसी कारण से भारत की जो मुद्राएं हैं वो अभी भी देश से बाहर जा रही है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो चावल की कृषि में किस प्रकार की वर्षा होनी चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए, उसका वर्णन कर दीजिएगा। तीनों सवालों को लिखने की कोशिश करिएगा। 120 कहे तो 100 शब्दों में लिख सको, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है।
आज हम इसमें नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन। वैसे खनिज और ऊर्जा संसाधन इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके, लेकिन अब ये क्लास 10 की किताब है तो ऑब्वियसली इसमें जो पूरा कंटेंट होगा वो पुराने कंटेंट से बहुत ही ज्यादा और बेटर होगा। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? धातुएं कहां से आती है? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके धातुएं निकाली जाती है। सबसे पहले तो हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये खनिज क्या है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो प्रकृति में तत्व जिस अवस्था में मिलते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। और याद रखना है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यह खनिज बिल्कुल घिरे हुए हैं। फिर हम अपने घरों में बर्तनों से लेकर स्टील की सामग्रियों, या फिर हम अपने घरों में या अपने जीवन में वो सारी चीजों की चर्चाएं कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धातुओं से निर्मित होती हैं या अधातुओं से निर्मित होती हैं। तो खनिज मतलब प्रकृति में तत्व जिस अवस्था में मिलते हैं, और उस खनिज से जब हमें कोई तत्व शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाए, शुद्ध रूप में प्राप्त करवा लिया जाए, तब हम उसको कहेंगे कि वो या तो धातु होगा या तो फिर वह अधातु होगा। तो शुद्ध अवस्था में जब हम खनिजों से तत्व प्राप्त कर लेते तब वह धातु और अधातु कहलाते हैं। खनिज हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार मशीनें सभी खनिज से बने हैं। कारें, बस, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चलित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन मिलता है, हमारे जो मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, हमारे रक्त में आयरन अगर नहीं रहा तो फिर हीमोग्लोबिन का निर्माण बेटर नहीं हो पाएगा, हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ब्लड में दबाव या फिर हम कहेंगे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है। त्वचा में अगर कॉपर की कमी हो जाए तो सफेद दाग जैसी बीमारी हो सकती है। हमारा शरीर, हमारा पूरा का पूरा जीवन कहीं ना कहीं धातुओं से घिरा हुआ है। कहीं ना कहीं खनिजों की हमें जरूरत न केवल शरीर में है बल्कि शरीर से बाहर कई सारी सामग्रियों में। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिज का प्रयोग किया है। खनिज और दंत मंजन एक उज्जवल मुस्कान, देखना एक अच्छा एग्जाम्पल दिया और इसे याद रखना, ऑब्जेक्टिव सवाल का सीधा मटेरियल है। दंत मंजन आपके दांत साफ करते कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है और फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। तो फ्लोराइड और फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है जो दांतों को गलने से रोकता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं जो कि रूटाइल और इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होता है। रट लीजिएगा इस फैक्ट को। सीधा सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में साइंस का कि दंत मंजन में मिलने वाला ऑक्साइड कौन सा है, तो टाइटेनियम कहिएगा। टिटेनियम की जगह पर टाइटेनियम ऑक्साइड। दांतों को सफेद करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जो रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिजों से मिलकर बना है। तो टाइटेनियम जरूर याद रखिएगा, दांतों के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड, वो साइंस में भी ज्योग्राफी में भी। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारक अभ्रक है। कुछ ऐसे भी दंत मंजन है जहां पर अभ्रक का उपयोग चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। तो टूथब्रश जो होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनता है, या जो टूथपेस्ट वाला जो कवर होता है वो भी पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से मिलकर बना है। तो क्या याद रखना है, दंत मंजन में टाइटेनियम ऑक्साइड सफेद करने के लिए, अभ्रक चमक के लिए, और पेट्रोलियम से हम उस जो प्लास्टिक प्राप्त करते हैं उसी से टूथब्रश बनाया जाता है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया चल नहीं सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि इतने महत्वपूर्ण गुणकारी हैं
कि इसके बना 99 इसके बिना 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में हम असमर्थ होंगे। मतलब भले ही खनिज केवल 0.3% का योगदान निभाते हैं, लेकिन इनके बगैर आप जितना भी शरीर में चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी, आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 99.7% भोज्य पदार्थों के लिए 0.3% खनिज की जरूरत पड़ती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव सवाल, मानव शरीर में खनिज का प्रतिशत कितना है? तो मानव शरीर में खनिज होता है 0.03%। मानव शरीर में खनिज होता है 0.03%। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों है? आप चट्टानों के विषय में पहले पढ़ चुके। चट्टान खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक है। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। तो इतने प्रकार के खनिज इसलिए मिलते हैं क्योंकि हर खनिज में तत्वों का जो रासायनिक संगठन है वो बहुत ही अलग मिलता है, और इसी रासायनिक संगठन के कारण ही हम ये कह सकते हैं कि खनिजों में इतनी ज्यादा विविधता हम देख सकते हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज की बहुतायत है। एक खनिज जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। तो खनिज इतने प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि उनका रासायनिक संगठन अलग अलग है, और जब रासायनिक संगठन अलग अलग होता है तो इस रासायनिक संगठन के कारण खनिजों के भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण जैसे उसमें अंदर कठोरता का गुण बदल सकता है, उसके अंदर चमक का गुण बदल सकता है, उसका घनत्व बदल सकता है। केवल और केवल रासायनिक संगठन ही खनिजों के अलग अलग मिलने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। रासायनिक संगठन तय करेगा कि वह किस प्रकार का खनिज होगा। अब भूगोलविद मतलब जियोग्राफर और भूवैज्ञानिक मतलब जियोलॉजिस्ट। ये देखना, ये जियोग्राफर हैं और ये जियोलॉजिस्ट हैं। दोनों ही खनिज पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के खनिजों के अध्ययन का डायरेक्शन अलग अलग है। जो जियोग्राफर स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण, कि खनिज संसाधन कहां पर हैं, और खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो ज्योग्राफी वाले क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व में खनिज कहां पर मिलते हैं, कोयला कहां मिलता है, तांबा कहां मिलता है, लोहा कहां मिलता है, टाइटेनियम कहां मिलेगा, इसका जब वितरण का अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे कि वो ज्योग्राफी कर रहा है। साथ ही साथ उस खनिजों से क्या क्या हमारे आर्थिक क्रियाएं पूरी होगी, या कौन कौन सी आर्थिक क्रियाओं को हम पूरा कर पाएंगे, इस पर फोकस किया जाएगा। जियोग्राफर उसके आर्थिक और वितरण पर ध्यान देता है, जबकि जियोलॉजिस्ट जो होता है उसका काम क्या होगा? भूवैज्ञानिक खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया, इनकी आयु और खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषय पर अध्ययन करेगा। निर्माण कैसे हुआ खनिजों का, कौन सी आयु के खनिज है वो, खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन क्या हैं, इनकी जो बातचीत करेंगे वो जियोलॉजिस्ट कहलाएंगे, भूवैज्ञानिक कहलाएंगे। तो हम ज्योग्राफी में अगर खनिज पढ़ रहे तो हम वितरण पर ध्यान देंगे, और वह किन उद्योगों से जुड़े हैं उस पर ध्यान देंगे। शब्दों पर ध्यान देना। खनिज तीन प्रकार के हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज की बात करें तो इनका वर्गीकरण है लोह धातु प्रकार का एक, अलोह धातु प्रकार का एक, और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी। अधात्विक में अभ्रक और पोटाश प्रकार, पहले प्रकार में सल्फर, चूना पत्थर, और तीसरे में संगमरमर और नमक। तो अभ्रक, पोटाश, सल्फर, चूना पत्थर अधात्विक खनिजों में शामिल किए जाते हैं। ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में वर्गीकृत किए जाते हैं।
तो अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में खनिज 3 प्रकार के हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी वाले। जो मेटालिक होते हैं वो धातु, लोह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज है, और जो अधात्विक है वो अभ्रक, सल्फर और संगमरमर जैसे हैं। ऊर्जा में वर्गीकृत करेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब आते हैं खनिज कहां पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से खनिज पठारी प्रदेश में होते हैं, क्योंकि पठारी प्रदेशों के बारे में मैंने बताया था कि ये ज्वालामुखी जब निकला होगा तो नीचे का जो भी मैग्मा था वो ठंडा हुआ होगा और वही लावा के रूप में परिवर्तित हुआ होगा। तो जो पठारी प्रदेश होता है मुख्य रूप से खनिज वही मिलते हैं। हमेशा याद रखना कि पठारी प्रदेशों में खनिजों की उपस्थिति मिलती है। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्क क्या है अब ये जरा समझिएगा। तो प्रकृति में तत्व जिस अवस्था में मिलता है, तत्व जिस अवस्था में मिलता है उसे खनिज कहते हैं। तथा जिस खनिज से धातु की प्राप्ति की जाए वह अयस्क कहलाता है। अयस्क विशेष प्रकार के खनिज है जिनके अंदर धातु की मात्रा ज्यादा मिलती है। बड़ी मात्रा में धातु जब किसी खनिज से प्राप्त हो तो फिर वह खनिज के साथ साथ अयस्क कहलाएगा। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण और संरचना पर निर्भर करती है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूह में समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न शैल समूह में मिलते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विदरों में मिलते हैं। तो आग्नेय चट्टान का मतलब मैंने बताया था कि ऐसी चट्टान जो मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनी होगी। छोटे जमाव शिराओं के रूप में बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्यतः धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा इत्यादि इसी तरह के शिराओं और जमावों के रूप में मिलते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में या कायांतरित चट्टानों में हमें क्या मिलेगा? तो जिंक, तांबा, जस्ता और सीसा, अगर हम बात करें इस प्रकार के तत्वों की हमें अधिकता मिलेगी। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते। इसका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण मतलब जमा होने के कारण संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम है। तो अवसादी चट्टानों में हम ये कह सकते हैं कि कोयला और लोह अयस्क, लेकिन इसके अलावा जिप्सम हुआ, पोटाश हुआ, नमक, सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उनमें से पानी चला जाए तो वह खनिज बदल जाते हैं पोटाश में, नमक में, सोडियम में। जैसे कि खारा पानी है, अब खारे पानी से पानी उड़ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर आपको सॉल्ट जमा होता हुआ दिखाई देगा। नहीं, ये कोर में नहीं होते हैं। शैलेंद्र का जो सवाल है ये कोर की बात नहीं चल रही है। ये मान लीजिए कि हम पृथ्वी की संरचना की बात करें तो पृथ्वी की संरचना में जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसे भूपर्पटी हमने नाम दिया था, ये भूपर्पटी वाला हिस्सा है जो बाहर आकर जम रहा है। तो बस आप लोग इतना जरूर याद रखना कि ये जो खनिज है ये भूपर्पटी की बात कर रहे हैं, और जिस दिन हम कोर में पहुंच जाएंगे ये मान के चलिएगा कि हमारी पृथ्वी पर खनिजों की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि कोर में धात्विक खनिजों की इतनी अधिकता है कि इस पृथ्वी पर तांबा, इस पृथ्वी पर निकिल और आयरन कभी भी कम नहीं पड़ेगा। पर हम इसे कोर से या मध्य भाग से नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि हम इसे भूपर्पटी से प्राप्त करते हैं। ये जरूर याद रखिएगा।
खनिजों के निर्माण की अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। मतलब धरातलीय चट्टानों का अपघटन कैसे? मान लीजिए कि कोई धरातलीय चट्टान पर वर्षा हुई तो पानी के गिरने के कारण जो भी पानी में घुलनशील चीजें थी वो तो चली गई। अब जो बच गया वो एक ऐसा धातु है जो पानी में आसानी से घुलनशील नहीं था, और जब पानी में आसानी से घुलनशील नहीं था तो अब वहां पर उसकी मात्रा हमें ज्यादा मिल जाएगी। इसे धरातलीय चट्टानों के अपघटन से कहते हैं। हम की प्राप्त हुआ है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी की तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। निक्षेप प्लेसर निक्षेपों के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान देना शब्द पर, प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं? घाटी की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में मिलने वाले खनिज, जलोढ़ जमाव के रूप में, जलोढ़ जमाव के रूप में मिलने वाले खनिज, जलोढ़ जमाव के रूप में मिलने वाले खनिज। इसमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम है। तो सोना, चांदी और महंगी धातुएं प्लेसर निक्षेप का बेहतर उदाहरण है। प्लेसर निक्षेप का बेहतर उदाहरण है, इसे भी पॉइंट करिएगा। प्लेसर निक्षेप का बेहतरीन उदाहरण है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा कि नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन हम इन्हें समुद्र से प्राप्त करते हैं। महासागर में मैग्नीज ग्रंथियां, ग्रंथियों का मतलब होता है धातु या खनिजों का एक समूह, एक गुच्छा, एक झुंड जो किसी एक जगह पर केंद्रित हो, इसे नाम दिया जाता है ग्रंथि। ग्रंथि। तो देखते चलिए कि खनिजों को हमने कहां से प्राप्त किया है। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हमने जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा प्राप्त किया है। फिर हमने अवसादी चट्टानों से लोह अयस्क और कोयला प्राप्त किया। इसके अलावा जिप्सम, पोटाश, नमक और सोडियम जो पानी के वाष्पीकरण के कारण प्राप्त होते हैं। फिर इसके अलावा हमने बॉक्साइट जैसे चट्टानों के अपघटन के कारण प्राप्त होने वाले खनिजों को प्राप्त किया है। चट्टानों के अपघटन से जो खनिज बनता है वो एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है। फिर कुछ मिट्टी जलोढ़ जमाव के रूप में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम खनिज हमने प्राप्त किए हैं। और बड़ी मात्रा में महासागर से हमने नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और मैग्नीज प्राप्त किए हैं। इसका मतलब अगर हम खनिजों को समझाना चाहे तो खनिजों के बारे में पहली पॉइंट तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यह अवसादी और कायांतरित चट्टान, कायांतरित और आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जलोढ़ मृदाओं के डिपोजिशन में मिलते हैं। महासागर में, महासागर की तली में मिलते हैं, महासागर की तली में मिलते हैं, या फिर चट्टान के अपघटन के कारण, चट्टान के अपघटन के कारण, जैसे कि बॉक्साइट की हमने चर्चा की। आग्नेय चट्टानों के रूप में आयरन, निकिल, अवसादी चट्टानों के रूप में जिप्सम, या फिर हम कह सकते हैं कि कोयला। फिर जलोढ़ मृदाओं में सोना, चांदी, टीन और महासागरों में मैग्नीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट मात्रा में मिलता है। इसके अलावा नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन जैसे समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। ये नोट करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है ये। रेट होल। कुछ जगह पर खनिजों के अधिकार सरकार अपने हाथ में ना लेकर आम नागरिकों को दे देती है। तो वे आम नागरिक क्या करते हैं, उनके पास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं होती है, तो कुरेदते हुए खनिजों को निकालते हैं। कुछ समय के बाद एक गहरा, हम कहेंगे कि गड्ढा बन जाता है, या फिर हम कहेंगे कि सुरंग जैसी संरचना बन जाती है। इसे रेट होल कहते हैं, समझिएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और उनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर और डोलेमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं।
तो रेट होल खनन अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है? क्योंकि लाल लाली रेट होल खनन में सोचेंगे कि चूहे से जुड़ा हुआ है और यूपीएससी जानबूझकर 2 ऑप्शन चूहे वाले डाल देगी, जबकि हमारे देश में ही जो जनजाति होती है जिनको यह अधिकार दिए गए हैं कि उस क्षेत्र के खनिजों का दोहन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो वे लोग खनिजों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं? वह एक सुरंग करके खनिजों को निकालते हैं। विशेषकर कोयले में एक परिवार कोयला प्राप्त करता है एक सुरंग के माध्यम से, और इसी को कहते हैं रेट होल खनन। इसी को कहते हैं रेट होल खनन। भारत अच्छे और विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयला, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार हैं। अगर हम बात करें इसी में, तो जो हमारा कोयला और धात्विक खनिज है वो मुख्य रूप से हमें प्रायद्वीप में मिलेंगे, पेनिनसुलर जगह पर मिलेंगे। प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी भागों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकतर खनिज तेल के निक्षेप है, मतलब पेट्रोलियम के जो सोर्स है। आप देख सकते हैं कि डिगबोई जैसा क्षेत्र या बॉम्बे हाई जैसा क्षेत्र, यहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिलेगा। तो भारत की अगर हम बात करें, तो भारत की एक खासियत है कि ये जो पेनिनसुलर भाग है यहाँ पर हमें धात्विक खनिज मिलेंगे, कोयला मिलेगा, अभ्रक मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इस किनारे पर हमें खनिज तेल मिलते हैं। खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम मिलते हैं। महाद्वीप शैलोक्रम के साथ राजस्थान में अनेक प्रकार के अलोह खनिज मतलब जिसमें आयरन नहीं होता है, वो राजस्थान में हमें मिलेगा। संगमरमर का पत्थर, चूना पत्थर, मकराना का पत्थर आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान में। तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार के ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं, इसलिए वहां का पत्थर या वहां की हम कहेंगे कि एक तरीके से टाइल्स प्रसिद्ध हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जड़ और मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्न खनिजों की रचनाओं में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रिया और समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन कर रहे हैं। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब खनिजों में धातु की उपस्थिति जितनी मात्रा में होगी उनका उत्पादन उतना ज्यादा होगा, उनके द्वारा आर्थिक क्रियाएं जितनी उतनी ज्यादा होगी और उनके द्वारा विकास भी उतना ही ज्यादा होगा। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप जरा मैप को देखिएगा, सभी लोग, डाउट देख लेता हूं मैं। बारदू हम रीजनिंग की क्लास अगले महीने में लेंगे। बिल्कुल प्रवीण, ऐसा भी होता है कई बार कि जो मजदूर थे, जो परिवार के लोग थे, उसमें दबकर मर गए। भारत में जो खनिज है मुख्य रूप से देखना, लौह अयस्क क्षेत्र। भारत में 3 जगह पर लौह के खनिज स्रोत है। एक तो आप देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार, प्रायद्वीपीय पठार में छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, या फिर पश्चिमी घाट में रत्नागिरी, गोवा, मांगोगांव के पास का क्षेत्र। तो भारत में जो लोहे के क्षेत्र है वो 4 हैं। लोहा 4 जगह पर मिलता है। हम कहेंगे कि छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़। आपको याद आता होगा कि छत्तीसगढ़ में ही क्यों फिर भिलाई परियोजना लाई गई होगी, क्योंकि वहीं पर लोहा सस्ता होगा। लो अयस्क खाने, जहां जहां पर रेड कलर के निशान हैं वहां वहां लो अयस्क खाने मिलेगी, और केवल इसलिए मिलेगी क्योंकि वहां संसाधन है, क्योंकि वहीं पर लोहे की मात्रा ज्यादा है, और लोहे की मात्रा ज्यादा है तो वहीं पर हमें खानी मिलेगी। लोहेस्क निर्यातक पत्तन, ऐसे कौन से निर्यातक पत्तन है जो लोहे को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं? तो विशाखापट्टनम, पारादीप और मामांगाओ। ये ऐसे 3 द्वीप है जिससे लोहा दूसरे देशों में भेजा जाता है। फिर मैग्नीज, भारत में मैग्नीज है, बॉक्साइड है। अभ्रक पर आप अगर देखेंगे तो नेल्लोर में अभ्रक दिखाया जा रहा है। नेल्लोर में, गया में, हजीराबाग में अभ्रक बड़ी मात्रा में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉक्साइड जो है वो बालाघाट, बिलासपुर, अमरकंटक, या फिर आप कहें तो भंडारा, मेकाल, वहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, वहाँ पर भी मिल रहा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉक्साइड, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉक्साइड, अजमेर अजमेर और बेवर में भी आपको अजमेर इसमें अभ्रक मिल जाएगा। तो भारत में लोहे के क्षेत्र अलग अलग खनिजों के क्षेत्रों का वर्णन है। आइए देखते हैं सबसे पहले लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करता है। इसका मतलब हुआ कि विश्व में जितना भी खनिजों से आय प्राप्त हो रही है उसमें 3/4 मतलब 75% आय के लिए जिम्मेदार हैं केवल और केवल लोह खनिज उद्योग। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। फिर लौह अयस्क, तो ये पहले थे अलोह अयस्क, हम बात कर रहे हैं लौह अयस्क की। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज जो औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौह संयुक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है पूछा गया है कई बार, तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है और कितना प्रतिशत लोहा है, लगभग 70% इसमें लोहा मिलता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण और जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक थे माइकल फेराडे उन्होंने ये बताया था कि जब कहीं पर भी चुंबक घुमाया जाएगा तो विद्युत धारा पैदा होगी। तो कहीं पर भी अगर हम चुंबक को घुमा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लेंगे या इलेक्ट्रिसिटी से फिर हम विद्युत धारा को घुमा सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत जो है वो लोहे पर निर्भर करती है। तो लोहा जितना ज्यादा मात्रा में होगा वो खनिज उतना ही बेटर माना जाएगा। हीमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिक औद्योगिक लोह अयस्क है जिसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है। तो मैग्नेटाइट और हीमेटाइट इसमें से लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम होती है, लगभग 50 से 60%। मतलब अगर हम बात करें तो लोहे की सबसे ज्यादा जो मात्रा मिल रही है वो मैग्नेटाइट में, और जो हीमेटाइट है लोह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश अगर हम बात करें तो लगभग उड़ीसा 33% लोहा पैदा करता है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड 2 नंबर पर हैं, 3 नंबर पर छत्तीसगढ़ है, 4 नंबर पर कर्नाटक है और 5वें नंबर पर बचे हुए सारे राज्य हैं। तो उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड ये वो 5 राज्य हैं जहां पर खनिजों की बहुत अधिकता है, विशेषकर लौह खनिजों का वहां से प्राप्ति की जाती है, निष्कर्षण किया जाता है लौह खनिजों का। भारत में लौह अयस्क की पेटियां उड़ीसा, झारखंड पेटी कहां पर खनिज है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज के केंद्र झूर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकलता है। तो मयूरभंज और केदुंजर जिलों में बादाम पहाड़ियों पर सावधानी बरतिएगा क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में हेमेटाइट मिलता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिवभूमि में गुआ तथा नोआमुड़ी में हेमेटाइट अयस्क का खनन होता है। तो ये वही क्षेत्र है जहां पर हमें लोह धातु की अधिकता मिलेगी। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बालाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसकी गुणवत्ता के लिए लोहे के 14 जमाव मिलते हैं। मतलब यहाँ पर काफी अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा मिलता है। तो बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला याद रखिएगा। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सभी भौतिक गुण विद्यमान हैं। इन खदानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कच्चे पदार्थों का अभी भी निर्यात कर रहे हैं और बने बनाए पदार्थों को आयात कर रहे हैं, मतलब आकर्षित कर रहे हैं। फिर बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिंकमंगलुरु और तुमकुर पेटी, कर्नाटक की इस पेटी में लोह अयस्क की वृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में अवस्थित केंद्रमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। केंद्रमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में एक माने जाते हैं। लोह अयस्क कर्दम रूप में पाइपलाइन द्वारा बेंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा गया है। तो अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है लोहे की बहुत अधिकता के लिए जाना जाता है। तो 3 क्षेत्र अभी हमने देखे,
उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा झारखंड, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, बल्लारी चित्रदुर्ग और चिकमगलूर तुमकुरु चिकमगलूर तुमकुरुपेटी कर्नाटक की। इस पेटी में बहुत बड़ी मात्रा में खनिज है। केंद्र बुक निक्षेप के बारे में हमने चर्चाएं की। फिर महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है, मतलब उसकी पहले गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। तो चौथे प्रकार का जो खनिज है उसके लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसको निर्यात कर देते हैं। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण प्रयोग में किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता है। 1 टन का मतलब हुआ, 1 टन का मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं लगभग 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम, क्योंकि 10 टन का एक 10 क्विंटल का 1 टन होता है और 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है। तो 10,000 किलोग्राम बराबर 1 टन या फिर 1 किलोग्राम मैग्नीज को हम याद रख सकते हैं। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में कीटनाशक में बड़ी मात्रा में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा रसायन होता है जो बहुत तीव्रता से टूट जाता है और ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। इसका परिणाम ये होता है कि पिगमेंट या कोई भी प्रकार का कलर हम शरीर से अलग कर सकते हैं। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001-2000 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ था। इसका मतलब उड़ीसा से ही सबसे ज़्यादा हमें खनिज की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें तो उड़ीसा में 25% है, उसके बाद मध्य प्रदेश में 24% है, कर्नाटक में 22% है और बाकी सब जगह पर खनिजों का उपयोग पता भी नहीं है कई लोगों को। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पढ़ने में बोरियत भी होती है, तो बहुत ही कम लोग इसे पढ़ पाते हैं। अलोह खनिज, भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना होता है, धातु शोषण इंजीनियरिंग द्वारा विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर तांबे के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत में तांबे के भंडार उत्पादक क्रांतिक रूप से न्यून है। ज्ञातवर्ध, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का उत्पादक देश है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें के तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी खदानें, सिंहभूमि और बालाघाट के बारे में हमें जानकारी मिली है। राजस्थान में हम कह सकते हैं कि लगभग 48%, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर झारखंड। तो हम ये कह सकते हैं कि तांबे के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो रोल निभा रहा है वो राजस्थान है। सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो राजस्थान की है। तो इतनी बातें इसमें याद रखिएगा, इतनी बातें हम इसमें याद रखेंगे। थोड़ा सा अभी भी हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्लास अब कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत गैप हो चुका था। तो अभी हम कल भी इसी को देखेंगे कंटिन्यू। कल ये टॉपिक खत्म होगा और उम्मीद है इसके बाद केवल एक ही टॉपिक बचता है और उसके बाद क्लास 10 खत्म हो जाएगी। और जैसे कि आप लोगों की बड़ी मांग थी कि क्लास 11 की एनसीईआरटी शुरू कराई जाए, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी हम जल्द ही शुरू करेंगे। उम्मीद है कि इस वीक में क्लास 11 की एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी। कल अगर हुआ तो कल मैं इसमें जून का करंट अफेयर का सेकंड पार्ट कवर करा दूंगा। बस आप लोग बने रहिए, निरंतर कंटिन्यू क्लासेस को देखते चलिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड डे।